नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी फुले आईएएस में। और आज आपको टाइटल से पता चल गया होगा, हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की, जिसका नाम है जुडिशरी। आज हम पढ़ने वाले हैं जुडिशरी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाह रहे हैं या एनसीईआरटी में हैं, उनको ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। हम इम्पॉर्टेंट केस स्टडीज़ भी आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम जानेंगे जुडिशरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है, इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, उन सब का ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। हम यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म की भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम जुडिशियल रिस्ट्रेन भी देखेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की भी बात करेंगे, जजेस के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे, और साथ में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जुडिशरी क्या होती है, व्हाट इज जुडिशरी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम होता है उन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करना और ये देखना कि कहीं कोई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। जुडिशरी जो है उसे हम बोल सकते हैं ये सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, जिसका काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट्स को सेटल करना और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। इसीलिए जुडिशियरी को गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ये जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो सीधी सी बात है, जब आप स्वायत्त तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो ये चांसेस होते हैं कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, फ्री एंड फेयर तरीके से करेगा, बिना किसी दबाव के करेगा, तो वो ज़्यादा न्याय जो है वो प्रोवाइड कर पाएगा। जो जुडिशरी का काम होता है वो होता है जजमेंट्स देना। इंडिपेंडेंस अगर जुडिशरी के पास रहेगी, किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा, तो वो फेयर जजमेंट दे पाएगी, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट की पावर्स का मिसयूज होने से रोकेगी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को भी अपहेल्ड करेगी। मान लीजिए अगर जुडिशरी के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर होता है या किसी एग्जीक्यूटिव का प्रेशर होता है, और अगर वो कोई ऐसी केस की सुनवाई कर रहा है जहाँ पर वो पॉलिटिकल पार्टी या एग्जीक्यूटिव एक पार्ट है उसका, तो अगर जुडिशरी के ऊपर दबाव है उनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसका जो जजमेंट होगा वो बायस्ड होगा उनकी तरफ, वो न्याय नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जुडिशरी के जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट हो, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं हो। और इसके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश होती है। अब अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, कुछ हजार साल पहले की, जब राजा महाराजाओं का रूल हुआ करता था, तो वहां पर आइडिया था किंग इज लॉ या किंग इज रूल। किंग ने जो भी बोल दिया वही कानून बन जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर ये किंग इज लॉ का जो फ्रेज है वो चेंज हो जाता है, लॉ इज किंग। पहले राजा ही कानून हुआ करता था, आज कानून ही राजा है, यानी कि कानून का ही रूल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड कास्ट हो, कोई भी हो, एवरीवन सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। प्रिंसिपल रोल ऑफ जो जुडिशरी है उसका काम है टू प्रोटेक्ट द रूल ऑफ लॉ एंड टू इंश्योर द सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन कौन सी एक ऐसी अथॉरिटी है जो इसको इंश्योर करेगा? वो है जुडिशरी। जुडिशरी का काम होता है इंडिविजुअल्स के राइट्स को सेफगार्ड करना, डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं उनको सेटल डाउन करना, लॉ मेंटेन रखना, डेमोक्रेसी मेंटेन रखना, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करना, और किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप को डिक्टेटरशिप नहीं प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल डिक्टेटरशिप नहीं कर सकता, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव हुआ, लेजिस्लेटिव हुआ, मस्ट नॉट रिस्ट्रेन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी इन सच अ वे दैट इट इज अनेबल टू डू जस्टिस। ऐसा कोई भी इस तरीके का हम हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस जुडिशरी के फंक्शनिंग में एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव का नहीं देखेंगे जिसमें जुडिशरी ठीक से जस्टिस प्रोवाइड ना कर पाए। तो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, वो जुडिशरी के फंक्शनिंग को जो है वो रिस्ट्रेन नहीं करेगी, बाधा नहीं पहुंचाएगी। जो भी गवर्नमेंट के बाकी दूसरे ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी के डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है या जुडिशरी का जो डिसीजन है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। जुडिशरी मस्ट बी जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म दियर फंक्शंस विदाउट फियर और फेवर। बिना किसी दबाव के, बिना किसी फेवर के जजेस जो हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करें। ये बहुत ज़रूरी है एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए। जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इट डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रेरीनेस और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी कि अब हमने यहाँ पर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी अकाउंटेबल नहीं रहेगी या जुडिशरी अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करेगी। इसका ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। लेजिस्लेचर होता है वो जो जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए ताकि लेजिस्लेचर का जो प्रेशर है वो जजेस के ऊपर ना हो और जजेस बिना किसी दबाव के अपना जो जस्टिस प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसको अच्छे से वो आगे बढ़ा सकें। अब इन ऑर्डर टू अपॉइंटेड एज अ जज, अ पर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस एज अ लॉयर एंड और मस्ट बी वेल वर्स्ड इन लॉ। यानी कि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन, जो क्राइटेरिया है वो लॉयर होना चाहिए या लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉलिटिकल क्राइटेरिया नहीं रखा गया है जिससे कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कोई खतरा पहुँचे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशरी का, यानी कि जो जजेस होते हैं उनका फिक्स्ड टेन्योर होता है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है उनके पास। अगर मान लीजिए जजेस का जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, उन्हें लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव के द्वारा अगर कभी भी हटाया जा सकता होता, तो जजेस हमेशा इस डर में रहते हैं कि हम ऐसा कोई जजमेंट ना पास कर दें जिससे जो एग्जीक्यूटिव है या जो लेजिस्लेचर है वो कहीं हमसे गुस्सा ना हो जाए या हमें हटा ना दे। तो ये डर हमेशा बना रहता। इस डर को हटाने के लिए, ताकि जजेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर ना रहे, उनको फिक्स्ड टेन्योर दिया गया है। दे होल्ड ऑफिस टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जजेस को रिमूव भी किया जाता है, लेकिन जजेस का रिमूवल प्रोसेस इतना आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल मेजॉरिटी प्रोवाइड की गई है जो जजेस के रिमूवल प्रोसेस के लिए है, और पूरी हिस्ट्री में अभी तक केवल एक ऐसा हमें केस स्टडी देखने को मिलता है, वो भी मतलब उसमें भी जो जज था वो रिमूव नहीं किया जा पाया था, क्योंकि जो जजेस का रिमूवल प्रोसेस है वो बहुत टफ है। अब बात करते हैं सैलरी की। अब जो जजेस की सैलरी है वो ना तो एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करता है ना ही लेजिस्लेचर, यानी कि उनकी सैलरी आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसलिए वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हैं। वो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं ताकि उनको वो सैलरी दें। ठीक है, इससे भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इंश्योर होती है। एक्शंस और डिसीजंस जो भी जजेस के हैं वो पर्सनल क्रिटिसिज्म उनका नहीं हो सकता। अगर कहता है कोई ऐसा करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो उसके ऊपर लगाया जा सकता है और कोर्ट के द्वारा उसे पनिश भी किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जजेस एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग्स टू रिमूव अ जज इज बीइंग कैरिड आउट। यानी कि अगर किसी भी जज को रिमूव करने की प्रोसीडिंग चल रही है, केवल उसी केस में पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज पार्लियामेंट के अंदर जुडिशियरी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो सकती। तो हमने क्या क्या देखा कि जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंट रहे, इसको किस तरीके से मेंटेन किया गया, किस तरीके से इंश्योर किया गया। तो उनका रिमूवल प्रोसेस डिफ़िकल्ट बना दिया गया, सर्विस कंडीशंस फिक्स्ड कर दी गई, उनकी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, उनके जो भी कंडक्ट हैं उनको पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकता, जजेस के डिसीजंस और एक्शन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता ऐसे कोई भी पर्सनली।
वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है और पनिशेबल होता है। जुडिशरी के जो जुडिशियल फंक्शंस होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की। अभी तक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक कन्वेंशन डेवलप हुआ है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। लेकिन ये कन्वेंशन दो बार टूटा, एक बार 1973 में, दूसरी बार 1975 में। 1973 में एएन रे को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीड किया उन्होंने तीन सीनियर मोस्ट जजेस को, यानी कि उनसे ऊपर तीन सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड करके उन्हें बनाया गया। तब एक ये कन्वेंशन टूटा था। उसके बाद 1975 में एमएच बेग को भी अपॉइंट किया गया और उनके ऊपर उनके जो सीनियर थे वो थे एचआर खन्ना, उनको भी सुपरसीड कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो केसेस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है उसी को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आफ्टर कंसल्टिंग द सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट के बारे में तो हमें पता है कि जब भी वो प्रेसिडेंट अपने डिसीजन लेता है वो लेता है विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं से ये देखने को मिल रहा है कि इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जो लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव है उनका इंटरफेरेंस देखने को मिला। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक नया प्रोसीजर फॉलो किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस हैं वो शुड रिकमेंड नेम्स ऑफ द पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्टेशन के साथ ही वो नाम का रिकमेंडेशन देंगे, जिससे ये चीज़ इंश्योर की जा सके कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा है वो इंडिपेंडेंटली तरीके से हो रहा है। और यही कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजियलिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसके थ्रू स्टैब्लिश करता है। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं कि अभी तक केवल एक अटेम्प्ट हुआ है, वो भी अनसक्सेसफुल था, टू रिमूव अ जज इन 1991। फर्स्ट एवर मोशन टू रिमूव अ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस was signed by 108 members of the parliament और ये जस्टिस थे जस्टिस वी रामास्वामी। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट was accused of misappropriating funds, यानी कि जब पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट था उसका जब चीफ जस्टिस थे वे वी रामास्वामी, उस समय उन्होंने पब्लिक फंड्स का यूज़ अपने प्राइवेट पर्पजेस के लिए किया था, जिसके लिए उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स बिठाई गई थी और एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इसको स्टडी किया था और उनको गिल्टी भी पाया था। लेकिन फिर भी रामास्वामी सर्वाइव द पार्लियामेंट्री मोशन रिकमेंडिंग रिमूवल। उनका रिमूवल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस मोशन को पास होने के लिए रिक्वायर्ड था 2/3 मेजॉरिटी अमंग द मेंबर्स हु वर प्रेजेंट एंड वोटिंग, बट द कांग्रेस पार्टी एब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस। Therefore, the motion could not get the support of 1/2 of the total strength of the house. 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने वोट करने से मना कर दिया, नहीं वोट किया, इस वजह से ये मोशन पास नहीं हो पाया। तो देखिए एक ही केस मिलता है, वो भी अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं जुडिशरी के स्ट्रक्चर की। हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड मतलब कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विथ सम हायरार्की। सबसे पहले पूरे देश का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के नीचे होते हैं हाई कोर्ट्स, अलग अलग स्टेट के अपने अपने हाई कोर्ट्स होते हैं। अब हर स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। तो हाई कोर्ट्स से नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट। तो सबसे बेसिक लेवल पे होते हैं लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उससे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उससे ऊपर होते हैं हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, याद रखिएगा, पूरे इंडिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लीजिए सबसे बेसिक लेवल से बात करते हैं। नीचे जो लोअर कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई केसेस आते हैं सिविल या क्रिमिनल नेचर के, वो उनको सुनते हैं। वहाँ से केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं और सबसे बाद में वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर्स है कि उसके जो डिसीजंस हैं वो सभी कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। किसी भी हाई कोर्ट में अगर कोई भी केस चल रहा है
तो वो केस सुप्रीम कोर्ट अपने में ट्रांसफ़र कर सकता है, प्लस हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर सकता है, प्लस हाई कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी केसेस का ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर नहीं लिखी है, वो बाद में लिखे हुए हैं कि फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करने के लिए रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है आर्टिकल 32 के तहत। सेम फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर करने के लिए रिट्स इशू करने की पावर हाई कोर्ट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन देता है आर्टिकल 226 के अंदर। हाई कोर्ट्स के पावर जो हाई कोर्ट्स के पास पावर्स होती हैं लोअर कोर्ट्स की अपील्स को हियर करने की। हाई कोर्ट्स का स्टेट का अपना एक ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो उस स्टेट जिस स्टेट का हाई कोर्ट है वो केवल उसी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी केसेस है उसको सुन सकता है, उसके बाहर के केसेस नहीं सुन सकता। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी का हाई कोर्ट है, तो वो यूपी जो स्टेट है उसके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी केसेस आते हैं उनको सुन सकता है, उसके बाहर के केसेस को नहीं सुन सकता। एंड एक्सरसाइजेस सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट, यानी कि अपने से जो नीचे लेवल के जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर पूरा सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल रहता है हाई कोर्ट्स का। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो केसेस को डील करता है जो एक उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं। जैसे हाई कोर्ट स्टेट का पूरा ज्यूरिसडिक्शन उसके अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट का पूरा ज्यूरिसडिक्शन होता है, और जो भी लोअर कोर्ट्स के अपील्स हैं वो उनको सुन सकता है। जो भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं वो केसेस भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कि जो केसेस को सुनने की पावर्स हैं वो कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइंड है। जैसे कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या दो अलग अलग राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, या बहुत सारे राज्य और केंद्र के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स में जब सुप्रीम कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन देता है तो उसे बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सेकंड, जो लोअर, क्योंकि हमें पता है सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है अपील के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो नीचे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो उनके लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें सिविल, क्रिमिनल या भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में जो भी अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं वो उनको सुनता है, अपना ज्यूरिसडिक्शन देता है, वो आता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर। एक है एडवाइजरी। एडवाइजरी नाम से एडवाइस देना। यहाँ पर प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि उन्हें किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस मैटर या किसी लॉ मैटर में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, तो आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सीक द सुप्रीम प्रेसिडेंट में सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो ले सकता है अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कुछ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस में उसे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस की ज़रूरत है। और ये मेंशन है आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को दे रहा है, ये एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। प्रेसिडेंट को अगर लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस माननी चाहिए वो मानेंगे, नहीं लगेगा वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। फिर आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि हमें पता है आर्टिकल 32 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के कुछ टूल्स, कुछ मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं रिट्स के फॉर्म में। वो रिट्स इशू करता है अलग अलग तरीके से। भाई, फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन अलग अलग तरीके से भी हो सकता है, तो कुछ कैटेगरीज डिफाइंड है, उसके लिए अलग अलग रिट्स डिफाइंड है। जब हम रिट्स के बारे में बात करेंगे तब हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए ये समझ लिए कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करता है, वो होता है उनका रिट ज्यूरिसडिक्शन। अब बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। नाम एक्टिविज्म का मतलब होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। अगर सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, ठीक है, तो वहाँ पर वो अपना ज्यूरिसडिक्शन देता है।
अब ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, वुमेन राइट्स की बात हो रही है, प्रिजन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, चाइल्ड लेबर इश्यूज है। अब जो हमारा समाज है उसमें हर तबके के लोग हैं और हर व्यक्ति के पास कानून की जानकारी नहीं है, अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है, उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा है लेकिन वो अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जिस व्यक्ति के साथ कुछ अन्याय हो रहा है वो व्यक्ति आवाज नहीं उठा पा रहा है, तो उसके बिहाफ पे कोई और आवाज उठाता है पिटीशन के थ्रू, और वो पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना ज्यूरिसडिक्शन देता है, वो आता है जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर, कि एक्टिव है जुडिशरी। अब ये परफॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, सोशल एक्शन लिटिगेशन के थ्रू, एंड इट इज नॉट फाइल्ड बाय द अग्रीव्ड बट बाय द अदर ऑन दियर बिहाफ, ये याद रखना है। फिर अब इसमें हम दो केस स्टडीज पढ़ेंगे, एक बिहार की है, एक तिहाड़ जेल की है। 1979 में कुछ न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया कि बिहार के जो प्रिजनर्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई साल जेल में बिता दिए अंडर ट्रायल्स में, जबकि जब इन्वेस्टिगेशन हुआ 20, 30, 40 साल उन्होंने जेल में बिता दिए उस क्राइम के लिए जो क्राइम उन्होंने कभी किया ही नहीं था। यानी कि कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ केस किया जाता है, वो अंडर ट्रायल होता है, यानी कि सुनवाई चल रही है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख उसको मिलती जा रही है, ऐसे करते करते कई साल गुजर गए, और जब बाद में रिजल्ट आया देखा गया कि वो तो अपराधी है ही नहीं, लेकिन बिना अपराध किए ही उसने इतने साल जो है वो गंवा दिए अपने इम्पोर्टेंट ईयर्स जेल में रह के। तो इस तरीके से जब ये चीज़ें न्यूज़पेपर में आई तो एक वकील थे, और ये केस का नाम जो है किस नाम से जाना जाता है, हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार केस। ठीक है, तो अब इसमें एक एडवोकेट थे, इन्होंने पिटीशन फाइल करी, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और ये बहुत फेमस केस बन गया। सेकंड आता है तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल के कुछ कैदी थे, उन्होंने किसी तरीके से 1980s में कुछ पीसेज ऑफ पेपर जस्टिस कृष्ण अय्यर के पास पहुंचाए, उसमें ये बताया कि उनको किस तरीके से फिजिकल टॉर्चर किया जाता है जेल के अंदर। जजेस ने इस केस को कन्वर्ट किया पिटीशन में और ये केस सुना गया। ये भी काफ़ी फेमस केस था। इसको सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पब्लिक जो है इंटरेस्ट लिटिगेशन के दो केस स्टडीज हैं। जुडिशियल रिस्ट्रेन, एक्टिविज्म का मतलब क्या हुआ कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है जुडिशियरी। रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि खुद को रोके रखना। तो यहाँ पर जुडिशरी के पास पावर तो है कि वो केसेस सुन सकता है किसी भी डोमेन में, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी कंट्री में जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का भी एक हम बोले कि फॉर्मूला है, वो चलता है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये तीन ऑर्गन्स जो हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर दिखाते हैं कि सबका अलग अलग काम है भाई, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तभी तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नहीं तो जब हर एक ऑर्गेनाइजेशन हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के काम में अगर इंटरफेयर करेगी तो भाई वहाँ पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक कि कोई भी ऐसा जो मैटर है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल वायलेशंस ना हो रहे हो, तब तक अगर वो मैटर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के अंदर डोमेन में आता है तो जुडिशरी रिफ्रेन करता है खुद को, उन मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करता। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसा मैटर है जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आता है, उन मैटर्स में जनरली जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं करती है। अगर उन केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा हो या लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, तब ही जाके जुडिशियल उसमें इंटरफेरेंस करती है, ताकि वो सेपरेशन ऑफ पावर का जो ये प्रिंसिपल है उसको मेंटेन रख सके। ऊपर जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं सामने वही पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। अब हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट्स होते हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे वो हाई कोर्ट है, उनका काम होता है जो भी कोई कानून बनाया गया है ये चेक करना कि उनकी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है, कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज का वायलेशन कर रहा होता है तो वो उसको मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है, याद रखिएगा।
कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि ये जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये पावर्स दी जाती है सुप्रीम कोर्ट को कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके। अब इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है कि ये देखना कि जो भी कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से एक जुडिशियल रिव्यू का जो प्रिंसिपल है वो निकल के सामने आता है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, वो लॉ जो है वो उस सब्जेक्ट बना दिया जो सब्जेक्ट स्टेट्स लिस्ट में है। अब देखिए 3 तरीके की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड करी है, स्टेट, सेंटर, कॉन्करेंट। क्यों प्रोवाइड करी है? ताकि डिस्प्यूट ना हो। सेंटर लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कॉन्करेंट वो लिस्ट है जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं, लेकिन उसमें रेजिड्यूरी पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होती है। अब अगर स्टेट लिस्ट के कोई सब्जेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बना देती है कोई कानून, और वो स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास जाके कहती है कि ये सही नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट उससे अग्री करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। ये रिव्यू पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो इंक्लूड करता है पावर टू रिव्यू लेजिस्लेशन ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स और ऑन द ग्राउंड दैट दे वायलेट द फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। ठीक है, रिव्यू पावर एक्सटेंड्स टू द लॉज पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स आल्सो। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी हम बात कर चुके हैं, लॉज का इंटरप्रेट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं इंडिविजुअल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में या सेंटर और स्टेट के बीच में, उन डिस्प्यूट्स का भी सेटलमेंट करना। और हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को गार्जियन, जुडिशरी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो यहाँ पर मेंशन है। इंपॉर्टेंस क्या है? बाय जुडिशरी के जो फंक्शंस है उसके थ्रू वो हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को भी मेंटेन करके रखता है, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली रिजॉल्व करता है, सिटीजन्स जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एट द एंड कंक्लूड करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जुडिशियरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इट एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, protects citizens' rights and ensures that every organ of the government functions within the constitutional limit. तो यहाँ से हमारा चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।